अमेरिका पहले बड़े बड़े दावे कर रहा था कि हमने उनके तमाम चीजों को पीछे धकेल दिया है। जब अमेरिका की तरफ से अपने B-2 बॉम्बर्स भेजे गए थे इजराइल के साथ, ईरान का जो तनाव है हमने देखा था कि लगातार चल रहा था। लेकिन इस बीच में अब जो परिस्थितियां हैं वो लग रहा है कि सातवें आसमान पर पहुंच गए, चरम पर पहुंच गए हैं। अब इस हद तक ये चीजें पहुंच गए हैं कि वो खामेनेई की सत्ता को कुछ एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। और अमेरिका की तरफ से ये क्लियर अब दिखाई दे रहा है कि वो वहां पर अब खामेनेई की सत्ता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या जो वेनेजुएला में हुआ वैसा ही एक प्रयास यहां पर ही है। अब मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव है और उससे भारतीय बड़े चिंतित हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अब एक बयान जारी कर दिया। एक बहुत बड़ी खबर इसमें, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर दिया गया इस मामले में। और घटनाक्रम को लेकर हम चिंतित हैं। ये भारत की अपनी चिंताएं हैं। भारतीय छात्र मिडिल ईस्ट में, भारतीय कामगार मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों में बड़ी संख्या में रहते हैं। और भारत के ताल्लुकात हर देश के साथ वहां बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और इस बीच में MEA की तरफ से यह टिप्पणी है, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील है। प्रणय, भारत का एक बार फिर से वही स्टेटमेंट कि सबसे संयम बरतने की अपील है, हमारा न्यूट्रल स्टैंड। प्रणय, हम अपने संवाददाता का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव की खबर है। और बड़ी खबर आपको देते हैं, ईरान ने अब अमेरिकी इजरायली हमले के जवाब में पूरे पश्चिम एशिया में एक तरीके से कहर सा बरपा दिया। ईरान ने इजराइल समेत पश्चिम एशिया के शहरों पर हमले अटैक किया। इसमें ईरान बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल बताया जा रहा है कि इस्तेमाल की गई। इसमें बहरीन, इजराइल, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जॉर्डन, इराक, दर्जनों शहरों पर अटैक किया गया। और इन हमलों में नुकसान की भी खबरें आ रही। कुछ जगहों से दावा किया जा रहा है कि उनके आम लोग भी मारे गए। लेकिन ईरान की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया है उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी टारगेट किया गया, स्कूल को भी टारगेट किया गया। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। प्रणय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े। प्रणय, बताएं क्या स्टैंड है भारत सरकार का? हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित भी जुड़े। अंकित, भारत का क्या इसमें स्टैंड है? भारत युद्ध का कभी भी पक्षधर नहीं रहा है। एक बार फिर हम शांति की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है, भारत हमेशा शांति के लिए बात करता है। हमने स्टैंड देखा भारत सरकार का, चाहे वो यूक्रेन का वार हो, चाहे कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो, भारत सरकार का जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है। वो शांति, प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है। तो भारत सरकार अपनी स्थिति पर लगातार कायम है। भारत का इसमें कोई एक्टिव बहुत रोल है नहीं। भारत ने पहले कई इंटरनेशनल फोरम पे साफ कर दिया है कि जो भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है उसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत इसमें कोई एक्टिव रोल अपने लिए देखता नहीं है। शांति हम तो चाह रहे हैं, लेकिन आजकल ऐसा लगता है अंकित कि अब युद्ध से ही ऐसा लगता है कि शांति आएगी। और यहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, बिल्कुल उसी राह पर क्या लगता है कि ईरान पे भी चढ़े कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो युद्ध नहीं थमेगा? देखिए, आपने जो वेनेजुएला की बात की, वेनेजुएला का ऑपरेशन और ईरान का ऑपरेशन में अगर हम जमीन पर देखें कई अंतर थे। वेनेजुएला में अमेरिकी जो मिलिट्री के लोग थे, जो वहाँ के कमांडोज थे, जिसे हम कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने जमीन पे कदम रखा है। अभी सुबह से लेकर शाम तक अभी ऐसी कोई घटना नहीं आई है जहां पे चाहे वो इजरायली सैनिक हो, चाहे वो अमेरिकी कोई सैनिक हो, उन्होंने ईरान की धरती पे कदम रखा है। अभी जो अटैक्स हैं वो 3 तरह के अटैक्स देखे हैं हम लोगों ने। पहला, जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया गया है। दूसरा जो टारगेट था वो गवर्नमेंट ऑफिसेज जो तेहरान में थे, IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, हमने दिखाया सैटेलाइट तस्वीरों में खमेनेई का जो आधिकारिक घर था, ऐसे सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बना गया। तीसरा जो है, जिसे हम कह सकते हैं मिलिट्री के हिसाब से जो महत्वपूर्ण थे, जैसे हम कह सकते हैं इस्फहान में न्यूक्लियर और मिलिट्री एनरिचमेंट सेंटर था। इसी तरह से कोम एक जगह है, वहां पे फिर से कहा जाता है कि वहां पे एनरिचमेंट का काम चल रहा था। आपने बिल्कुल, लेकिन मूल मकसद तो बिल्कुल ये था, सत्ता परिवर्तन। और यहां पर भी वही चाह रहे हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रणय, यहां नोबेल पीस प्राइज चाह रहे डोनाल्ड ट्रंप, हर जगह युद्ध छेड़ देते हैं। अब उनका मकसद क्या है? ईरान में सत्ता परिवर्तन, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से?
अजीब, अगर आप देखें तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ही जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर सबसे पहले दस्तखत किए थे वो था मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ऑन ईरान को वो मानते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका और इजराइल की योजनाएं हैं उसमें अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो ईरान है। इसके अलावा जो उनकी पूरी ऑयल डिप्लोमेसी है, बिल्ड ड्रिल बेबी ड्रिल के नारे के साथ में वो सत्ता में आए थे, तो ऑयल क्षेत्र में वो जो चीजें कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को लेना हो या ईरान के अंदर जो बाधा बन रही हैं ईरान की सत्ता या ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके ऑयल प्लान के अंदर उसको सेट करना हो, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम प्लान की तरफ इशारा करती हैं। साथ ही अगर ईरान ने इस तरीके से, मैं अभी थोड़ी देर पहले यही चेक कर रहा था कि जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, यूएई से बयान सामने आए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता राजीव कि ये जो तमाम देश हैं जिनको टारगेट ईरान की तरफ से किया गया है, हो सकता है कि ये भी ज्वाइन कर लें क्योंकि इनकी टेरिटरी वायलेट हुई है और सबकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, यानी हम जवाब देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि यह दायरा और बढ़ सकता है और ज्यादा बड़ा जो व्यापक संघर्ष है वो नजर आ सकता है और उसका इंपैक्ट फिर सभी देशों पर पड़ेगा, इंक्लूड भारत को मिला के। भारत पर भी स्वाभाविक है उसका असर पड़ेगा। आप प्रणय हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा भी इस समय स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। ये कुछ दिन पर, बल्कि आज सुबह ही पता चला, ईरान से लौटे हैं। क्या वहां पर सिचुएशन बनी हुई थी? आप तो आज पहुंच गए, लेकिन वहां सुबह से तो आज हम देख रहे हैं कि बड़ा अटैक हुआ है। क्या आपने वहां पर ये महसूस किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, हम वहाँ पे गए थे इंटरव्यू करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर का, और 25 तारीख से लेकर 27 तारीख 3 दिन हम लोग वहाँ पर थे। ऐसा कहीं लगा ही नहीं किसी देख के माहौल की कोई डर का माहौल है, कोई मतलब जितने लोग थे सब नॉर्मल लग रहे थे, बातें सब कुछ नॉर्मल था। कहीं भी ऐसा डर का माहौल था ही नहीं। जिससे पूछो आप बात कर रहे हैं, कहीं भी लगता नहीं था कि ऐसा अटैक हो सकता है। इवन जब हम आज सुबह लैंड किए और तब पता लगा दोपहर में कि अटैक हो गया, तो बड़ा शॉकिंग था कि एकदम कि अटैक हो गया ऐसा, और वहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल था ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। जब इंटरव्यू भी दे रहे थे वहां के विदेश मंत्री, वो बड़े काम और कंपोज दिख रहे थे, अपनी सारी बातों को रख रहे थे इजीली, मतलब उनका पोस्चर भी वैसे ही दिख रहा था। क्या आपने महसूस किया वहां पर इंटरव्यू के बाद या उससे पहले कि किसी तरह के कोई मतलब झिझक, कोई डर, कोई परेशानी थी? नहीं, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मतलब लोग जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि इंडियंस को वापस आने के लिए, बट जितने लोगों से हमने पूछा भी तो सब ये कह रहे थे कि ठीक है एडवाइजरी है, बट हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम वापस जाएं। ना हमें डर लग रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है कि अटैक हो सकता है, और हमें भी नहीं लगा था कि अटैक हो जाएगा। बट जैसे ही हम लौटे हैं तब हमें पता है कि अटैक हो गया, और मतलब सुबह ही हमारी आज वापसी हुई है, तो मतलब शुक्रिया कैसे कह सकते हैं गॉड का कि भाई वापस आ गए हम सेफ, ऐसा लगता है। हिमांशु, आप वापस लौट आए, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहाँ पर अब भी फंसे हुए हैं। मुझे याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हमारे एग्जाम हम अभी नहीं आ सकते, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि हमें वापस आना है, और सरकार पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी। इस बीच में बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में युद्ध से यूरोप में लेकिन जबरदस्त हलचल है। यूरोप के कई देशों की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ साथ में है, कुछ खिलाफ में है, लेकिन इस बीच में ब्रिटिश पीएम ने फ्रांस, जर्मनी के नेताओं के साथ बातचीत की है। स्पेन की तरफ से भी एक जो है प्रतिक्रिया आई थी, जो कि गौर करने वाली बात है। लेकिन हमारे साथ संवाददाता प्रणय जुड़े। प्रणय, यूरोपियन यूनियन का क्या इस समय स्टैंड दिख रहा है? देखिए, यूरोप के भी बहुत सारे हित इस इलाके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र, यहाँ से यूरोप के लिए ट्रेड जाता है। खासतौर पर अगर हम लाल सागर के इलाके की बात करें, सुएज कैनाल के वाया जो पूरा ट्रेड जाता है, इससे ट्रेड रूट इंपैक्ट हो रहा है। साथ ही एनर्जी सप्लाई जो है यूरोप की, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। तो निश्चित रूप से इसमें यूरोप के भी हित हैं, लेकिन यूरोप जो इस समय है उसकी चिंता दोहरी है कि अगर सारा ध्यान इधर जाता है तो जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि यूरोप के दरवाजे पर चल रहा है, उसकी तरफ से ध्यान हटेगा, और ऐसे में उसकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति को कैपिटलाइज कर लिया जाए। साथ ही ईरान के खिलाफ अगर आप रुख को देखें तो चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये यूरोप के जो बड़ी इकोनॉमीज हैं या जो बड़े देश हैं, ये ईरान को लेकर खुलकर बयान दे चुके हैं। खासतौर पर ईरान की जो रिजीम है उसके न्यूक्लियर एम्बिशंस को लेकर लगातार बयान और साथ ही सख्त रवैया, सैंक्शंस, ये सामने आता रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले राजीव, कि जब अमेरिका की तरफ से सैंक्शन किया गया था ईरानियन रिजीम के और IRGC के लोगों को, तो उसको फॉलो करते हुए उसी तरीके के जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के खिलाफ यूरोपीय देशों की तरफ से भी लगाए गए थे। EU ने भी वही सख्त कदम उठाए थे।